नमस्कार। आज हम बैटल ग्राउंड्स मोबाइल इंडिया यानी बीजीएमआई की दुनिया में थोड़ी गहराई से उतर रहे हैं। हमारे पास बीजीएमआई भारत में गेमिंग का नया अध्याय लेख के कुछ खास हिस्से हैं और हमारा मकसद है इस गेम के बनने की पूरी कहानी, इसकी वापसी क्यों और कैसे हुई और वो क्या चीज़ें हैं जो इसे इंडियन गेमिंग सीन में इतना ज़रूरी बनाती हैं। ये सिर्फ एक गेम की कहानी नहीं है, ये टेक्नोलॉजी, बिजनेस और नियमों के बीच का एक संतुलन भी है। और इसकी शुरुआत होती है एक बड़े, कह सकते हैं, झटके से। भारत में जो बहुत पॉपुलर गेम था पबजी मोबाइल, वो बैन हो गया और यहीं से बीजीएमआई का रास्ता बना। ठीक है, चलिए इस पूरी कहानी को परत दर परत खोलते हैं। तो जैसा हम जानते हैं, बीजीएमआई असल में ये पबजी मोबाइल का ही इंडियन अवतार है। पबजी मोबाइल 2018 में जब भारत आया था तो भाई इसने तो जैसे गेमिंग की दुनिया में तूफान ही ला दिया था। हाँ बिल्कुल, बहुत पॉपुलर हुआ था। लॉन्च किया था जो कि क्राफ्टन का ही हिस्सा है और देखते ही देखते लाखों युवा इसे खेलने लगे थे। सही कहा, ये सिर्फ एक गेम नहीं रह गया था, एक तरह का कल्चरल फिनोमेना बन गया था। मोबाइल गेमिंग को एक नई पहचान मिली थी भारत में इसकी वजह से। लेकिन फिर सितंबर 2020 में सब कुछ बदल गया। भारत सरकार ने नेशनल सिक्योरिटी और डेटा प्राइवेसी की चिंताओं के चलते पबजी मोबाइल समेत कई चीनी ऐप्स पर बैन लगा दिया। हाँ, और सबसे बड़ी वजह यह बताई गई कि पबजी मोबाइल का जो ग्लोबल वर्जन था उसके पब्लिशिंग राइट्स चीन की बड़ी कंपनी टेंसेंट के पास थे। बिल्कुल, और चिंता यही थी कि इंडियन यूजर्स का पर्सनल डेटा सुरक्षित नहीं है, देश के बाहर जा सकता है, जिसका गलत इस्तेमाल हो सकता है। हाँ, ये समझना बहुत जरूरी है कि ये बैन क्यों लगा। ये सिर्फ एक ऐप की बात नहीं थी, ये एक बड़ी चिंता का नतीजा था। सरकार की मुख्य चिंता थी डेटा सिक्योरिटी और डेटा सोवरेनिटी, मतलब हमारा डेटा हमारे देश में रहे। अच्छा। उनका मानना था कि कुछ ऐप्स, खासकर जिनका कनेक्शन चीन से था, वो भारतीय नागरिकों का सेंसिटिव डेटा देश के बाहर भेज सकते हैं। इससे प्राइवेसी तो जाती ही, नेशनल सिक्योरिटी को भी खतरा हो सकता था। तो टेंसेंट की वजह से ये हुआ? हाँ, टेंसेंट की जो भागीदारी थी ग्लोबल वर्जन में, वो इस चिंता के बिल्कुल सेंटर में आ गई। इस कदम ने डिजिटल दुनिया में राष्ट्रीय सीमाओं और नियमों के महत्व को एकदम सामने ला दिया। और यहीं से कहानी बहुत इंटरेस्टिंग हो जाती है। क्राफ्टन इंक, जो पबजी आईपी की ओरिजिनल क्रिएटर और मालिक हैं, उन्होंने इसे सिर्फ एक प्रॉब्लम की तरह नहीं देखा। एक अवसर भी देखा। हाँ बिल्कुल, एक अवसर की तरह देखा। उन्होंने समझा कि भारत कितना बड़ा और बढ़ता हुआ बाजार है, तो हार मानने के बजाय उन्होंने एक नया रास्ता निकाला। बिल्कुल, उन्होंने भारत के लिए एक बिल्कुल नया, खास तौर पर तैयार किया गया गेम पेश किया, बैटल ग्राउंड्स मोबाइल इंडिया यानी बीजीएमआई। हाँ, और ये सिर्फ नाम बदलना या थोड़े बहुत चेंजेस करना नहीं था। क्राफ्टन ने ये बात समझी कि अगर वापस आना है तो पूरी तैयारी और जिम्मेदारी के साथ आना होगा। अच्छा। उन्होंने बीजीएमआई को इस तरह डिजाइन किया कि वो भारत के जो लोकल कानून है, खासकर डेटा सिक्योरिटी और आईटी नियम, उनका पूरी तरह से पालन करे। साथ ही उन्होंने इंडियन गेमर्स की जो भावनाएं थी, उनकी जरूरतें थी, उनका भी ध्यान रखा। तो ये एक सोची समझी स्ट्रैटेजी थी। बिल्कुल, इसमें कानूनी अड़चनें पार करनी थी और यूजर्स का भरोसा भी जीतना था। तो इसकी घोषणा हुई मई 2021 में। गेमिंग कम्युनिटी में तो जैसे उम्मीद की लहर दौड़ गई। हाँ, काफी इंतजार था। फिर लंबा इंतजार खत्म हुआ 2 जुलाई 2021 को, जब बीजीएमआई एंड्रॉयड पर आया, और उसके बाद 18 अगस्त 2021 को iOS पर भी आ गया। सबसे खास बात यह थी कि गेम का जो कोर गेम प्ले था वो पबजी मोबाइल जैसा ही रखा गया। हाँ, ताकि पुराने प्लेयर्स को दिक्कत ना हो। बिल्कुल, लेकिन पर्दे के पीछे, जैसा आपने कहा, बहुत बड़े और अहम बदलाव किए गए थे। हाँ, वो पर्दे के पीछे वाले बदलाव ही सबसे महत्वपूर्ण थे। सबसे बड़ा कदम था कि इंडियन यूजर्स का सारा डेटा भारत में ही यहीं के सर्वर पर स्टोर और प्रोसेस करना। अच्छा, ये डेटा लोकलाइजेशन। हाँ, ये सीधे सीधे सरकार की जो चिंता थी उसका समाधान था। भारतीय खिलाड़ियों का डेटा अब देश के अंदर ही रहेगा, तो वो बाहर जाने का रिस्क खत्म। सही। इसके अलावा गेम खेलने के टाइम की लिमिट का ऑप्शन दिया गया। हाँ, वो टाइम लिमिट वाला फीचर। और खासकर 18 साल से कम के प्लेयर्स के लिए पेरेंटल कंट्रोल्स और खर्च करने की सीमा यानी स्पेंडिंग लिमिट्स, ये सब फीचर्स जोड़े गए। ये वाकई क्राफ्टन का एक बहुत सधा हुआ कदम लगता है। उन्होंने न सिर्फ अपने एक बड़े बाजार में वापसी की, बल्कि सरकार और यूजर्स की चिंताओं को भी गंभीरता से लिया। हाँ, और उनका समाधान पेश किया। ये दिखाता है कि कैसे एक ग्लोबल टेक कंपनी लोकल नियमों और कल्चरल सेंसिटिविटीज के हिसाब से खुद को ढाल सकती है।
बिल्कुल, ये सिर्फ बिजनेस स्ट्रैटेजी नहीं थी, बल्कि रेगुलेटरी चुनौतियों का सामना करने और एक जिम्मेदार कॉर्पोरेट नागरिक बनने का प्रयास भी था। सही कहा। निश्चित रूप से ये केस स्टडी दिखाता है कि आज के दौर में ग्लोबल कंपनियों को सिर्फ प्रोडक्ट बनाने पर ही नहीं, बल्कि हर देश के अपने नियम, उनकी चिंताएं, उनकी सांस्कृतिक बारीकियां, इन सबको समझना होगा और उनके हिसाब से खुद को ढालना होगा। क्राफ्टन ने यहाँ प्रोएक्टिव रवैया अपनाया। वो सिर्फ नियमों के पालन तक ही नहीं रुके, उन्होंने जिम्मेदार गेमिंग जैसे पहलुओं पर जोर देकर एक पॉजिटिव मैसेज देने की कोशिश की। चलिए अब थोड़ा क्राफ्टन पर बात करते हैं, जिन्होंने ये सब मुमकिन किया। ये साउथ कोरिया की एक जानी मानी गेम डेवलपमेंट कंपनी है, 2018 में बनी थी, वैसे जड़ें और पुरानी हैं। इनका मेन फोकस है दुनिया भर के प्लेयर्स के लिए बढ़िया गेमिंग एक्सपीरियंस बनाना। पबजी की सफलता ने इन्हें ग्लोबल मैप पर ला दिया था। हाँ, वो तो है। भारत में पबजी बैन के बाद इनका रोल और भी अहम हो गया। इन्होंने सिर्फ गेम वापस लाने का नहीं सोचा, बल्कि एक ऐसा उदाहरण पेश करने का फैसला किया जो लोकल कानूनों और उम्मीदों का सम्मान करें। और जैसा हमने पहले भी बात की, उन्होंने इसे सिर्फ ऊपरी तौर पर नहीं किया। डेटा सुरक्षा के लिए इंडियन सर्वर यूज करना ये एक बड़ा तकनीकी और इन्वेस्टमेंट का फैसला था। हाँ, आसान नहीं रहा होगा। बिल्कुल, ये सिर्फ कोई टिक मार्क करना नहीं था, इंफ्रास्ट्रक्चर में बड़ा बदलाव था। फिर वो जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी वाले फीचर्स थे, जैसे गेम टाइम लिमिट, स्पेंडिंग लिमिट्स, हाँ, ये सिर्फ नियम पालन से आगे की बात थी। ये गेमिंग एडिक्शन और खासकर बच्चों पर पड़ने वाले असर को लेकर जो चिंताएं बढ़ रही थीं, उनको एड्रेस करने की कोशिश थी। मतलब वो बैन के बाद की स्थिति को गंभीरता से ले रहे थे। बिल्कुल, सिर्फ बिजनेस ही नहीं, समाज पर पड़ने वाले असर के प्रति भी सचेत थे। और हाँ, स्थानीयकरण यानी कि लोकलाइजेशन पर भी काफी जोर दिया गया था। हाँ, वो भी बहुत जरूरी था। ये सिर्फ भाषा बदलने तक सीमित नहीं था। गेम के अंदर इंडियन कल्चर, त्योहारों और यहाँ तक कि आर्किटेक्चर की झलकियां भी डाली गईं। जैसे गेम में स्टेपवेल जैसा एक मैप डाला गया जो भारतीय बावड़ियों से प्रेरित था। हाँ, मैंने भी देखा था। या फिर दिवाली, होली जैसे भारतीय त्योहारों पर खास इन गेम इवेंट्स और आइटम्स लाए गए। हाँ, इन चीजों ने गेम को सिर्फ एक विदेशी प्रोडक्ट होने से बचाया और उसे इंडियन प्लेयर्स के लिए ज्यादा अपना सा बनाया। ये लोकलाइजेशन का पहलू बहुत इंटरेस्टिंग है। क्राफ्टन ने ये समझा कि सिर्फ गेम को टेक्निकली और लीगली सही बनाना काफी नहीं है, उसे इमोशनली भी भारतीय खिलाड़ियों से जोड़ना होगा। सही बात है। जब खिलाड़ी गेम के अंदर अपनी संस्कृति, अपने त्योहार या जाने पहचाने माहौल की झलक देखते हैं, तो उनका जुड़ाव ज्यादा गहरा होता है। ये सिर्फ कॉस्मेटिक बदलाव नहीं थे, ये इंडियन पहचान को गेम के एक्सपीरियंस का हिस्सा बनाने की कोशिश थी। इससे ये मैसेज भी गया कि कंपनी इंडियन मार्केट को सिर्फ आंकड़ों में नहीं, बल्कि उसकी कल्चरल डाइवर्सिटी के साथ समझती है। अब सवाल ये उठता है कि ये सब हुआ कैसे? ये रातों रात तो नहीं हो गया होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। जैसा कि हमारे सोर्स बताते हैं, इसके पीछे एक पूरी सोची समझी डेवलपमेंट प्रोसेस थी। कोई जादू की छड़ी नहीं थी, बल्कि एक व्यवस्थित योजना थी। इसे कुछ ऐसे समझ सकते हैं। सबसे पहले उन्होंने भारत की जरूरतों और यहाँ के माहौल का गहराई से अध्ययन किया। रिसर्च? हाँ, इसमें शामिल था यहाँ के प्लेयर्स की पसंद नापसंद क्या है, किस तरह का गेम प्ले पसंद करते हैं, देश के अलग अलग हिस्सों में इंटरनेट कनेक्टिविटी कैसी है, ज्यादातर लोग कौन से मोबाइल डिवाइस इस्तेमाल करते हैं, और सबसे जरूरी भारत के कानूनी और रेगुलेटरी नियम क्या हैं, खासकर डेटा प्राइवेसी और ऑनलाइन सिक्योरिटी को लेकर। ये पहला स्टेप बहुत जरूरी था। बिना लोकल जरूरतों को समझे कोई भी प्रोडक्ट सफल नहीं हो सकता, खासकर तब जब आप बैन के बाद वापसी कर रहे हो। सही। उन्हें ये पक्का करना था कि गेम ज्यादा से ज्यादा डिवाइसेस पर चल सके और अलग अलग नेटवर्क कंडीशंस में भी अच्छा परफॉर्म करे। कानूनी पहलू तो खैर सबसे अहम था ही। दूसरा कदम था लोकल कंटेंट का इंटीग्रेशन। जैसा हमने बात की, मैप्स में इंडियन आर्किटेक्चर के एलिमेंट्स डालना, जैसे वो स्टेपवेल वाला मैप। हाँ। या फिर भारतीय त्योहारों पर आधारित स्पेशल इवेंट्स, कॉस्ट्यूम्स और आइटम्स लाना। ये सब गेम को एक इंडियन रंग देने के लिए। और ये सिर्फ दिखाने के लिए नहीं था, इन इवेंट्स ने कम्युनिटी को जोड़ने का भी काम किया। अच्छा? जब गेम आपके त्योहार मनाता है तो वो आपके जीवन का हिस्सा लगने लगता है। ये लोकलाइजेशन की ताकत है। ये प्रोडक्ट को सिर्फ इस्तेमाल करने लायक नहीं बनाता, अपनेपन का एहसास भी कराता है। तीसरा और शायद सबसे जरूरी कदम, तकनीकी और कानूनी कंप्लायंस। भारतीय यूजर्स के लिए भारत में ही सर्वर सेटअप करना।
हाँ, ये तो फाउंडेशन था। डेटा प्राइवेसी और सुरक्षा के लिए कड़े कदम उठाना और सभी लोकल कानूनों का पालन पक्का करना। बिल्कुल, ये तकनीकी और कानूनी ढांचा ही BGMI की वापसी का आधार था। लोकल सर्वर का मतलब था बेहतर पिंग, मतलब लैग कम होना, और ज्यादा स्टेबल कनेक्शन, जो गेमिंग के लिए जरूरी है। हाँ, गेमर्स के लिए बहुत जरूरी। लेकिन इससे भी बढ़कर ये डेटा लोकलाइजेशन की शर्त को पूरा करता था, जो बैन के पीछे की मुख्य वजहों में से एक थी। ये दिखाता है कि क्राफ्टन ने रेगुलेटरी चिंताओं को कितनी गंभीरता से लिया। चौथा कदम था लॉन्च से पहले बीटा टेस्टिंग। गेम का एक अर्ली वर्जन कुछ चुनिंदा इंडियन प्लेयर्स को दिया गया ताकि उनसे फीडबैक लिया जा सके। कम्युनिटी फीडबैक। हाँ, इस फीडबैक के आधार पर गेम में जरूरी सुधार किए गए। ये दिखाता है कि उन्होंने सिर्फ अपनी समझ पर भरोसा नहीं किया, बल्कि असल यूजर्स यानी कम्युनिटी को भी इस प्रोसेस में शामिल किया। ये कम्युनिटी एंगेजमेंट का एक अच्छा उदाहरण है। बीटा टेस्टिंग से ना सिर्फ बग्स पकड़ने में मदद मिलती है, बल्कि ये भी पता चलता है कि खिलाड़ी गेम के बारे में क्या महसूस कर रहे हैं। सही। इससे लॉन्च के समय एक बेहतर और ज्यादा पॉलिश प्रोडक्ट पेश करने में मदद मिलती है। साथ ही ये खिलाड़ियों को भी महसूस कराता है कि उनकी आवाज सुनी जा रही है। पांचवा कदम था वो सोशल जिम्मेदारी वाले फीचर्स डालना। नाबालिगों के लिए गेम टाइम लिमिट, स्पेंडिंग लिमिट और पेरेंटल वेरिफिकेशन जैसे ऑप्शन देना। हाँ, ये भी बहुत जरूरी था। साथ ही गेम के अंदर कम्युनिकेशन और कंटेंट को मॉडरेट करना ताकि एक सेफ और पॉजिटिव माहौल बना रहे। ये पहलू खास तौर पर महत्वपूर्ण था, क्योंकि PUBG मोबाइल पर अक्सर गेमिंग की लत और बच्चों पर पड़ने वाले नेगेटिव असर को लेकर सवाल उठते थे। और गेमिंग इकोसिस्टम बनाना चाहते हैं। ये सिर्फ रेगुलेटरी जरूरत नहीं थी, बल्कि ब्रांड इमेज और भरोसे को दोबारा बनाने के लिए भी जरूरी था। और छठा, ये प्रोसेस गेम लॉन्च के बाद रुका नहीं। लगातार अपडेट्स आते रहते हैं, नए मैप्स, नए गेम मोड्स, नए हथियार, स्किन्स और समय समय पर नए इवेंट्स। हाँ, गेम को फ्रेश रखना। बिल्कुल। इसके साथ ही भारत में ई स्पोर्ट्स को बड़े पैमाने पर बढ़ावा दिया गया। BGMI के ऑफिशियल टूर्नामेंट्स ने इंडियन ई स्पोर्ट्स सीन को एक नई जान दी और कई नए प्रोफेशनल प्लेयर्स और टीमों को उभरने का मौका दिया। हाँ, ई स्पोर्ट्स पर फोकस करना भी एक अहम रणनीति थी। PUBG मोबाइल ने भारत में ई स्पोर्ट्स की नींव रखी थी और BGMI ने उसे आगे बढ़ाया। बड़े प्राइस पूल वाले टूर्नामेंट्स ने न सिर्फ प्रोफेशनल गेमिंग को करियर ऑप्शन के तौर पर स्थापित करने में मदद की, बल्कि गेम के चारों ओर एक मजबूत और उत्साही कम्युनिटी भी बनाई। सही है। ये गेम को सिर्फ मनोरंजन तक सीमित न रखकर एक कॉम्पिटिटिव प्लेटफॉर्म भी बनाता है। तो अगर हम संक्षेप में देखें कि क्राफ्टन ने BGMI बनाते समय किन मुख्य बातों पर सबसे ज्यादा जोर दिया, तो वो ये थी। पहला, सुरक्षा और अनुपालन। गेम भारत में पूरी तरह सुरक्षित हो, डेटा प्राइवेसी के मामले में, और लोकल कानूनों का पालन करे। बिल्कुल, फाउंडेशन। दूसरा, स्थानीयकरण। गेम में भारतीय भाषाओं का सपोर्ट हो और भारतीय संस्कृति की झलक मिले ताकि खिलाड़ी कनेक्ट कर सकें। हाँ, कनेक्शन के लिए जरूरी है। तीसरा, जिम्मेदार गेमिंग। बच्चों और युवाओं की सुरक्षा का ध्यान रखा जाए, जिसके लिए गेम टाइम और स्पेंडिंग लिमिट जैसे फीचर्स हों। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। चौथा, बेहतरीन गेमिंग अनुभव। ग्राफिक्स, परफॉर्मेंस और गेम प्ले ग्लोबल स्टैंडर्ड का हो, क्वालिटी से समझौता नहीं। एक्सपीरियंस तो चाहिए ही। और पांचवा, कम्युनिटी और ई स्पोर्ट्स। खिलाड़ियों के लिए एक मजबूत समुदाय और ई स्पोर्ट्स के लिए एक वाइब्रेंट इकोसिस्टम तैयार करना। ये 5 पिलर्स मिलकर BGMI की सफलता की कहानी बनाते हैं। ये सिर्फ फीचर्स की लिस्ट नहीं है, ये इंडियन मार्केट की जो कॉम्प्लेक्सिटीज हैं, जो चुनौतियां हैं, जो अवसर हैं, उनका एक सोचा समझा जवाब है। ये साबित करता है कि BGMI सिर्फ PUBG का नाम बदलकर लाया गया वर्जन नहीं है। इसे भारत के लिए यहाँ की स्पेसिफिक ज़रूरतों और चिंताओं को ध्यान में रखते हुए ज़मीन से दोबारा तैयार किया गया है। ये एडेप्टेशन का एक बहुत गहरा लेवल है। तो कुल मिलाकर, जैसा कि हमारे सोर्स भी इशारा करते हैं, बात यह है कि BGMI सिर्फ PUBG मोबाइल का रीब्रांड नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा है। ये इंडियन गेमिंग इकोसिस्टम, यहाँ के नियमों और प्लेयर्स की उम्मीदों के हिसाब से ढाला गया एक खास प्रोडक्ट है। सही कहा। क्राफ्टन ने इसे बनाते समय न सिर्फ बिजनेस पोटेंशियल को देखा, बल्कि रेगुलेटरी जरूरतें, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी और डेटा सिक्योरिटी जैसे अहम पहलुओं पर भी पूरा ध्यान दिया। शायद यही वजह है कि उस मुश्किल बैन वाली पृष्ठभूमि से निकलकर भी ये भारत में न सिर्फ वापस आया, बल्कि इतना सफल हुआ और अपनी एक अलग पहचान बना पाया। बिल्कुल। ये कहानी दिखाती है कि कैसे मुश्किल हालात में भी सही स्ट्रैटेजी,
लोकल समझ और अडेप्ट करने की क्षमता के साथ वापसी की जा सकती है और सफलता हासिल की जा सकती है। और ये पूरी कहानी हमें एक दिलचस्प और अहम सवाल पर लाकर खड़ा करती है। भविष्य में जैसे जैसे दुनिया भर में डिजिटल स्पेस पर राष्ट्रीय नियम और सीमाएं ज्यादा प्रभावी होंगी, ग्लोबल टेक कंपनीज को लोकल मार्केट्स के हिसाब से खुद को ढालना पड़ेगा। हाँ, ये तो होना ही है। सवाल ये है कि ये अडेप्टेशन कितना गहरा होगा। क्या ये सिर्फ ऊपरी बदलाव होंगे या कंपनियों को अपने प्रोडक्ट के कोर आर्किटेक्चर, बिजनेस मॉडल और ऑपरेशनल स्ट्रैटेजी में भी बड़े बदलाव करने होंगे, जैसे क्राफ्टन ने बीजीएमआई के साथ किया। बिल्कुल। और इस प्रोसेस में क्या उस ग्लोबल प्रोडक्ट की अपनी ओरिजिनल पहचान, जिसने उसे दुनिया भर में पॉपुलर बनाया, वो कहीं खो तो नहीं जाएगी? ये सोचने वाली बात है। ये सोचना जरूरी है कि इनोवेशन, ग्लोबल अपील, लोकल ज़रूरतें और रेगुलेटरी मांगों के बीच ये बैलेंस भविष्य में कैसे साधा जाएगा। और ये चुनौती सिर्फ गेमिंग इंडस्ट्री के लिए नहीं है, ये पूरे डिजिटल वर्ल्ड के लिए प्रासंगिक है।